फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के विषय में। और देखिए, चाइना के द्वारा आज पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को एक बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है। और मैं आज बात करने वाला हूं कि यह समस्या वास्तव में है क्या, ऐसा क्या चाइना ने कर दिया है जिससे पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो बहुत ही ज्यादा अभी गुमराह हैं। अब मैं असलियत में आपको बताऊं, देखिए ऐसा हुआ क्यों है उसे समझिए। देखिए, चाइना के द्वारा कुछ ऐसा कारनामा किया गया है जो दुनिया के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कारनामा कर दिया। देखिए, चाइना का जो वर्ल्ड ट्रेड यानी कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो 19.4% से बढ़ा है। कितना? 19.4% से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं। ठीक है, पूरी साल की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बताइए समस्या क्या आई है। सबसे बड़ी समस्या आई है रिटेल सेल्स की, यानी कि जो रिटेल सेल्स है वो -0.6% से गिरा है। कितना? -0.6% से गिरा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि निर्यात तो बढ़ा है 19.6 से, लेकिन उनके जो घर की खपत है वो गिरी है। ये अपने आप में अद्भुत है, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, चिंता की बात क्या है? फिर इससे कहोगे कि भाई दुनिया के अर्थशास्त्री को क्या फर्क पड़ना चाहिए कि वो गिरे या उठे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ये जो स्थिति है दोनों की, भाई ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं लेकिन जो घर का रिटेल सेल्स है वो कम हो रहे हैं। इससे सीधी सी एक जो सुई है वो चाइना के ऊपर जाकर टिक जाती है कि कहीं ना कहीं चाइना डंपिंग कर रहा है। अगर आप WTO को जानते हो और जानना चाहिए तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि जो डंपिंग है वो अपने आप में इलीगल है, ये नहीं करनी है किसी भी कंट्री को। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो डंपिंग कर रहे हैं तो डंपिंग से पता है क्या होता है। डंपिंग से ये होता है कि जो देश है जहां पर आप सामान भेज रहे हैं, धीरे धीरे से आप उसकी मार्केट को खा रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं डंपिंग का मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि एक मोबाइल फोन है और ये जो मोबाइल फोन है इसका प्राइस है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000 रुपए है, ऐसा कोई इसका प्राइस है। ये बना हुआ है, यानी कि इतनी कीमत चाइना को एक मोबाइल को बनाने में 10,000 रुपए लगी है, ये अपनी जो मार्केट है उसमें। लेकिन जब चाइना उस मोबाइल को भारत भेजे या फिर जर्मनी भेजे, मैं एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, तो वो कहता है कि 7,000 रुपए इसकी कीमत है। कितना? 7,000 रुपए इसकी कीमत है। आप समझिए इस बात को। इसका मतलब आप कहोगे कि सर उतने में तो बना ही है, तो चाइना ये क्यों भेज रहा है, इतना में क्यों बेच रहा है? एग्जैक्ट यही है, यानी कि जो उसकी लागत है उससे भी कम दाम पर बेचना है किसी दूसरी मार्केट में, इसे डंपिंग कहा है। और ये जो डंपिंग है होता क्या है कि ये भारत की जो स्टील मार्केट है ये डंपिंग इसको खा गया है। और ये जो है देश के अंदर से कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी इंडस्ट्री को चाइना ने इसी डंपिंग के माध्यम से उठने ही नहीं दिया है। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगी, जैसे ही उस देश की जो कंपनी है वो खत्म होती है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी बचता है, यानी कि मोनोपोली आ जाती है, और वो होता है चाइना। फिर चाइना अपने मनमानी जो यहां पर 3,000 रुपए का ये जो डंपिंग के लिए 3,000 रुपए की जो ड्यूटी फ्री दी जा रही थी या चाइना की सरकार ये पे कर रही थी कंपनी को, तो ये जो है उसके बाद में वसूला जाएगा 6,000 रुपए। समझ गए मेरी बात? तो ये जो है अपराध है अगर आप देखा जाए, और ये पूरी दुनिया होती है इसी के लिए टैरिफ लगाती है। क्या लगाती है? टैरिफ लगाती है, ताकि उनके मूल देश में ये सामान महंगा हो जाए। अब समझिए, चाइना ने कहा कि 7,000 रुपए में आपके जो टैक्स किसी भी देश के अंदर जो भी टैरिफ लगाए जाते हैं उसके बाद भी 7,000 रुपए में वहां पर बिक रहा है या 8,000 रुपए में, तो वहां की सरकारें टैरिफ लगा देती हैं और इसको बना देती हैं 10 नहीं 11,000 रुपए का। इसका मतलब है कि उस देश के अंदर उनकी जो कंपनी मोबाइल बना रही है तो उसके साथ में ये कॉम्पिटेबल होना चाहिए कि उनकी जो देश की कंपनी है अगर यही फीचर्स अगर मोबाइल के अंदर है और उसकी मार्केट वैल्यू भी वही है तो फिर वो अपने देश का माल क्यों नहीं खरीदेंगे। तो ये समस्या, आप समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इसे देखना चाहें तो इसे देखिए थोड़ी देर। देखिए यहां पर देखिए चाइना का जो रिटेल है, इसे देखिए, चाइना रिटेल सेल्स फेल 0.6% ईयर ऑन ईयर मई 2026, यानी कि लगातार ये 0.06% से गिर रहा है। लगातार ये डिक्लाइन आ रही है और ये आने वाले, यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर स्पेंडिंग सिंस 2022 से ये गिरा है, 2022 से लगातार है। अब देखिए, ये कोई ऐसा तो है नहीं, अगर आप पूरा देखोगे तो ये देखिए मंथ ऑन मंथ देखोगे तो 0.4% से गिर रहा है। अगर आप एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी देखोगे तो वहां पर भी आपको ये नीचे देखिए, जनवरी मई में थोड़ा सा ग्रोथ है लेकिन लगातार ये 2022 से चल रहा है। ये समझ लेना कि ये कोई एक आध दिन की बात है। और देखिए आगे अगर आप देखोगे चाइना का जो अर्बन, अच्छा एक चीज और भी है यहां पे, चाइना जो है अब इससे दुनिया क्यों नाराज है या कहिए दुनिया क्यों आशंकित है उसे भी समझिए। दुनिया ये सोच रही है कि जो चाइना है वो जो ट्रेड सरप्लस से कमा रहा है, आप अगर चाइना का देखोगे तो मई के अंदर
अंदर जो उन्होंने ट्रेड किया है, जो दुनिया को भेजा है, उससे ही उन्होंने लगभग 104 बिलियन डॉलर कितना कमा लिया है? उन्होंने कमा लिया है 104 बिलियन डॉलर उन्होंने कमा लिए हैं। अब आप समझिए 104 बिलियन डॉलर जब उन्होंने कमाए हैं तो इस पैसे का वो कर क्या रहे हैं, इसे भी समझिए। 104 बिलियन डॉलर जो कमाए हैं, इस पैसे को वो क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब है कि अपनी कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। ये ऐसा दुनिया के अर्थशास्त्री अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो सरप्लस है ये कहां जा रहा है? सब्सिडी में जा रहा है। और आप जानते होंगे चाइना का अगर आप पिछले साल का भी देखोगे तो उनका 1 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा है। और ये जो ट्रेड सरप्लस है ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है जो अपने देश की कंपनी है उनको क्या कर रहे हैं? वो सब्सिडी कर रहे हैं। और ये जो सब्सिडी है इससे क्या कर रहे हैं? पूरी दुनिया के जो देश हैं उनके जहां जहां भी ये व्यापार कर रहे हैं वहां पर उनके देश के अंदर ये डंपिंग कर रहे हैं। और डंपिंग अपना में मैंने जैसा कि बताया ये तो एक तरीका से अपराध है। ये अगर करते हुए पाए जाते हैं तो देश इन पर टैरिफ लगाएंगे। और ये चाइना कर क्यों रहा है इसे भी आप समझेंगे। देखिए एक तो ये आप समझ गए कि चिंतित क्यों है। चिंतित इसीलिए है क्योंकि ये अपने आप में गलत है और किसी भी देश की जो इंडस्ट्री है उसको धराशायी करने के लिए ऐसा किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि 2022 के बाद से तो ये कभी उभर ही नहीं पाए हैं। अगर 2022 के बाद आप देखोगे तो ये उभर नहीं पाए हैं। और सॉरी ठीक है, 2022 के बाद अगर आप देखोगे तो ये उभर नहीं पाई है इनकी मार्केट और लगातार नीचे जा रही है। चाइना को लगता है कि एक रिस्क लेकर के देखते हैं और हो सकता है कि इस रिस्क से हमारी इकोनॉमी का जो विशेष साइकिल बन चुका है वो दोबारा से ट्रैक पर आ जाए। इसका मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया के अंदर ये सारा कार्य करेंगे, जो सामान है उसे सस्ता भेजेंगे और उनकी जो अपनी जो इंडस्ट्री है उसे तबाह कर देंगे। जब वो तबाह हो जाएगी फिर वहां पर हम मोनोपोली चलाएंगे और उस पैसे को फिर दोबारा से उगाना वहां से शुरू करेंगे। अब देखिए यहां पर आप देखें कि भाई जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें तो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसका तो सीधा सा मतलब यह है कि भैया अगर आपके पास में 104 बिलियन डॉलर आए हैं और अगर सालाना की हम बात करें तो हम अगर सालाना की बात करें तो 1 ट्रिलियन सरप्लस आए हैं, तो आपके लोगों के पास पैसे होने चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपका रिटेल जो सेल्स है अगर वो गिर रही है इसका मतलब है कि लोग अब स्पेंडिंग नहीं करना चाहते 2022 से। अगर लोग स्पेंडिंग नहीं करना चाहते तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोगों को आपकी इकोनॉमी में विश्वास नहीं है। अगर आप ये दिखाते हो कि भाई हमारे यहां तो प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि दुनिया में तो आज भेज रहे हैं, 19% से आप ग्रोथ भी कर रहे हैं दुनिया के, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फिर भाई आप ये क्यों नहीं दिखाते कि आपके लोग स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं उसका कारण यह है क्योंकि आप देखोगे, मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया था कि लगभग 30% जीडीपी के अंदर जो साझेदारी है वो आता है रियल सेक्टर से, यानी कि रियल एस्टेट से आता है। रियल एस्टेट के अंदर चाइना के जो लोग हैं उन्होंने अपनी 70% जो बचत है वो इसी रियल सेक्टर में लगा दी थी। जब चाइना के अंदर रियल सेक्टर में बूम आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि यही है भाई, यही निवेश कर लो, उसके बाद में तो शायद हमें कहीं भी इतना पैसा कमाने के लिए ना मिले। उन्होंने अपनी जीवन की जो गाड़ी कमाई है वो लगा दी रियल एस्टेट के अंदर और रियल एस्टेट कर गया क्रैश। अब रियल एस्टेट क्रैश कर चुका है, अब उसके बाद में लोगों के अंदर अपनी इकोनॉमी में ट्रस्ट नहीं है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहते और वही आकर के निकलता है कि अब जब आप रिटेल सेल की बात करोगे तो कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है? देखिए, अगर चाइना के लोगों पर पैसा नहीं है समझ में आ गया, लेकिन चाइना की सरकार पर भी पैसा नहीं है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अपने यहां सब्सिडी दे रहा है और ये जो डंपिंग है वो करा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार जो अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन इन्वेस्टमेंट करती है, उसके अंदर -4.1% से गिरावट आई है, यानी कि -1.4% की गिरावट है। आप अगर इसे देखोगे तो इसे देखिए, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये तो गिरावट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर 4% से, यानी कि 4.5% से गिरावट आई है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, यानी कि 4.5% से क्या आई है? गिरावट आई है प्रत्येक वर्ष के हिसाब से। तो आप इसे देख सकते हैं कि चाइना जो दिखा रहा है वो सही नहीं है। और चाइना के अंदर, याद रखना, चाइना के अंदर अब लोगों का अपनी इकोनॉमी में विश्वास नहीं है। और अब ये अपने आप में, आप याद होगा ऐसा हो भी क्यों रहा है, उसका सबसे बड़ा एक और कारण है। देखिए, अगर सरकार स्पेंडिंग नहीं कर रही है तो उसका कारण ही यह है कि कहीं ना कहीं सरकार कॉन्स्टेंट से जूझ रही है। और उसका कारण है कि आप देखोगे चाइना के अंदर डेट टू जीडीपी रेशो क्या है, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशो अगर आप देखोगे, जीडीपी रेशो का अगर आप देखोगे तो लगभग वो 360%, कितना? 360% है अपनी जीडीपी का। जीडीपी का जो कर्ज लिया हुआ है वो कितना है? वो कितना है? 360%। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था, चाइना कहता
कहता है कि मेरी जीडीपी टोटल है 20 ट्रिलियन। कितना है? 20 ट्रिलियन। कितना है? 20 ट्रिलियन डॉलर है। उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं, जो डेटा निकल कर, देखिए छुपता आज कुछ भी नहीं है, सारा कुछ आसमान से स्कैन हो जाता है। कितनी आपकी फैक्ट्री चल रही है, कितना आपने उगाया है, सब कुछ स्कैन हो जाता है। तो आप ज्यादा ये तो छुपा कर नहीं रख सकते। लोग कहते हैं या अर्थशास्त्री आपको कहते हैं कि इनका 13 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। कितना? 13 ट्रिलियन डॉलर का चाइना का इकोनॉमी है। अगर हम 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी मानते हैं तो 360% डेट टू जीडीपी है। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी 20 ट्रिलियन है, तब भी 300% डेट टू जीडीपी है। अब देखिए डेट टू जीडीपी है तो इसका मतलब है कि भाई इस डेट के लिए कर्ज भी देना, यानी कि उसकी ब्याज भी देनी होगी। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि सबसे पहले तो सब्सिडी दे करके पूरी दुनिया में डंपिंग करा रही है, और दूसरा जो कार्य सरकार कर रही है वो क्या कर रही है? वो कर रही है कि अपना जो डेट है उसको ही मैनेज कर रही है। सिर्फ उसका डेट का क्या दे रही है? ब्याज दे रही है, और ब्याज में ही वो पैसे को लगा रही है। इसीलिए आपको ये जो आपको एक तरीका से ये मिसमैच जो दिख रहा है ना, ये दुनिया में पूरी में कहीं नहीं दिखता अपने आप में। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री चिंतित हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया। मतलब जो कहीं नहीं मिलता वो चाइना ने प्रदर्शित कर दिया कि एक्सपोर्ट अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो 19.5% से ग्रोथ है। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखोगे, जो आउटपुट ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो भी लगभग 4.5% से ग्रो कर रहा है। अगर रिटेल सेल्स देखोगे तो वो नीचे जा रहा है, 2022 से नीचे जा रहा है, अभी से नहीं 2022 से नीचे जा रहा है। और वही अगर आप सरकार की जो अर्बन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर देखोगे तो वो तो 4.5-5% से नीचे जा रहा है। और साथ ही साथ में बेरोजगारी दर भी अगर आप देखोगे तो बेरोजगारी भी अगर आप देखोगे तो लगभग कितना आ रहा है? 19 या 20% में। अभी आप दिखाऊंगा आपको, देखिए ये बेरोजगारी भी आ रही है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी भी है, आपके हाईटेक सेक्टर के अंदर भी वही बेरोजगारी है। दूसरी तरफ जो है दम तोड़ रहा है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया कि उन्होंने बिल्डिंग बना दी है। ये जो बिल्डिंग बनाई है, इन बिल्डिंग्स को कोई खरीद नहीं रहा है। ये बन चुके हैं घोस्ट बिल्डिंग्स, यानी कि अब लोगों का जो विश्वास है वो है नहीं, क्योंकि ये डूबता हुआ सेक्टर है। इसीलिए चीन के द्वारा ये सारे सेक्टर्स, देखिए चीन के अंदर आप जानते हैं कि जो खिलौने बनते हैं ना, खिलौने जो होते हैं बच्चों के, उस खिलौने के अंदर पहले बूम था, लेकिन इसके अंदर चाइना अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर आप दूसरा देखोगे जो टेक्सटाइल सेक्टर है चाइना का, चाइना की जो गवर्नमेंट है वहां भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो चाइना की सरकार वहां भी अब एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि चाइना की जो सरकार है उसने एक और जो है दाव लगाया है, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और एआई, और साथ ही साथ में सेमीकंडक्टर्स। ये जो सेक्टर है इसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर भारत उसे नेक टू नेक अब कंपटीशन दे रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया नेक टू नेक कंपटीशन देने का एक और कारण यह है कि चाइना जो है अब उसके ऊपर, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर आप डंपिंग करोगे तो जो वेस्ट के कंट्री है फिर धीरे धीरे से वो आपको हटाना शुरू करेंगे। और आपके ऊपर पहले भी देखिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा है चाइना के ऊपर, तो चाइना के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट भी है। उसके बाद भी जो है अगर आप ये सारे कार्य करते हो तो जो आपके अभी आप देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देखोगे तो 40% का ग्रोथ है चाइना का, यानी कि 40% से इसमें भी ग्रोथ आया है। लेकिन वो तब आया है जब अभी तक भी ये जो डंपिंग वाला इशू है अभी भी ये सिर्फ और एकेडमिया के अंदर है। जिस दिन ये और पॉलिटिक्स के अंदर आएगा, याद रखना ये जो पॉलिटिक्स के अंदर आएगा ना, तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे टैरिफ लगेंगे और चाइना का ये जो माल है इतना महंगा हो जाएगा कि वहां इसके लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए उनकी एक चाइनीज कंपनी है BYD, ये जो कंपनी है इसने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो गाड़ियां हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बेची हैं अभी भी दुनिया के अंदर। तो आप देखोगे तो लगभग इसमें जो उछाल है, जो एआई सर्किट्स जिन्हें बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिन्हें बोलते हैं या सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, उनमें भी अगर आप देखोगे तो 110% का उछाल है चाइना से। 110% का उछाल, कितना? 110% का उछाल है। तो देखिए जहां पर चाइना ने पैसा लगाया है वहां दिख रहा है, लेकिन बात वही आती है कि भाई अगर आप यहां पर भी डंपिंग कराओगे तो दुनिया आपको बॉयकॉट करेगी या फिर आपका जो है टैरिफ लगाएगी, फिर आपके सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। और मुझे लगता है जिसे हम कह रहे हैं चाइना देने वाला है शॉक 2.0। क्या चाइना देने वाला है? शॉक 2.0। आप जानते हैं कि चाइना के द्वारा 2001 में चाइना को WTO में शामिल किया गया। तब इन्होंने जिस तरीका से डंपिंग की थी पूरी दुनिया में, उसको कहते थे चाइना शॉक
1.0, यानी कि ये उन्होंने दिया था उस समय पर। और पूरी दुनिया में ये जो भारी कार्य होते थे वो मैन्युफैक्चरिंग वाले उनको ये पूरी तरीका से खा गए थे और अपने देश के अंदर लेकर के आ चुके थे। तो कहीं ना कहीं डंपिंग करके क्या दुनिया के लिए ये एआई और जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या फिर सोलर प्लेट्स, इससे क्या दुनिया के अंदर अब चाइना शॉक 2.0 लेकर के आने वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। निर्यात में वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर 40% की वृद्धि हुई है। निर्यात में जैसे मैंने बताया, बेरोजगारी में 16.9% की बेरोजगारी है चाइना के अंदर। रिटेल मैंने ये सब आपको बता ही दिया है। युवा में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, 16.9% रोजगार कम है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप देखा जाए तो 16.2% कम निवेश हुआ है और यह दिखाता है कि अब यह सेक्टर इनका डूब रहा है। वैश्विक प्रभाव, चाइना शॉक 2.0 भारत का उदय, क्या चाइना दुनिया को यह शॉक देगा और इसका जो स्थान है वो भारत लेगा? क्यों? क्योंकि जब ये कार्य करेंगे तो दुनिया इन पर लगाएगी टैरिफ और उसके बाद में इनका मीटर नीचे जाएगा और इस स्पेस को भरने के लिए क्या भारत आगे आ रहा है? अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ये प्लेस भरने के लिए तैयार है और क्योंकि उसके पास में उस तरीका के काम भी है और काबिलियत भी है जिस तरीका से। और एक्सपोर्ट्स में ये मैंने आपको बता दिया, घरेलू मांग में कमी आई है। चीन ने नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमी में पैर रखा है, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यहां पर सफलता मिली है, लेकिन वही है कि इनके ऊपर जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। बैटरी निर्माण में 8 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है, वहीं सोलर प्लेट के अंदर आप देखोगे 68 गीगावाट की जो निर्यात इन्होंने किए हैं। उसके बाद आता है एआई और सेमीकंडक्टर्स के अंदर 110% का उछाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दुनिया इनको किस प्रकार से रिस्पॉन्स करती है आने वाले समय में। देखिए जो ऑटो सेल्स है उनके अंदर 16% की गिरावट है चाइना के अंदर। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर मैंने बता दिया 16.9%, रियल एस्टेट के अंदर 16.2% और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स आप देखिए 108 से गिरकर 90 पर आ चुका है। इसका मतलब यही है कि लोगों का अपनी इकोनॉमी में विश्वास नहीं है और एक ऐसी सिचुएशन बन गई है दुनिया के लिए कि अब अर्थशास्त्री सोच रहे हैं कि चाइना ने तो कमाल ही कर दिया। देखिए वेल्थ इफेक्ट, चीन के परिवारों की 70% संपत्ति रियल एस्टेट में फंसी हुई है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। और ये जो रियल एस्टेट है इसका जीडीपी के अंदर 30% का कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप समझ लीजिए कि भाई इनकी जो जीडीपी है, चाइना कहता है 5 से बढ़ रही है और मैंने आपको बताया था कि चाइना की ये -5 से गिर रही है, यानी कि चाइना की जो इकोनॉमी जीडीपी है वो सुकुड़ती हुई जीडीपी है। उसका कारण है लोग जो है उन एक्सपेंडिंग नहीं कर रहे हैं और जो भी सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 16% से नीचे जा रहे हैं। और देखिए अत्यधिक बचत, लोग जो है अनिश्चितता की आगे आने वाले समय में स्थिति देख रहे हैं, इसीलिए अपनी जो कमाई का 30 से 35% वो बचत कर रहे हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो एजिंग पॉपुलेशन का भी इफेक्ट आता है। देखिए एजिंग बढ़ने से ना सिर्फ कार्यकारी जो जनसंख्या होती है, कार्यशील जनसंख्या कम होती है, बल्कि जो उनकी परचेजिंग हैबिट्स होती है ना वो भी चेंज होते जाती हैं और साथ ही साथ में जो सोशल फैब्रिकेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा टूटता है। और आप जानते हैं कि चाइना के अंदर भारत की तरह या फिर वेस्ट की तरह बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलती हैं, इसलिए लोग अपनी गाड़ी कमाई को ही वो अपने आने वाले समय जीवन के लिए सिक्योर करके रखते हैं। और चाइना में आप देखिए डिफ्लेशन है 1.2%। अब डिफ्लेशन देखिए सीपीआई पे बता रहा हूं मैं आपको, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर बता रहा हूं, तो ये 1.2% है। तो देखिए डिफ्लेशन अगर आ रहा है तो इकोनॉमी रुकी है 2022 से ही, अभी समझ लेना। अब देखिए ओवर कैपेसिटी, चाइना उत्पादन ज्यादा कर रहा है, इसीलिए जब उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो अब उसको सब्सिडाइज करके पूरी दुनिया के अंदर अब उसको डंप कर रहा है और साथ ही साथ दुनिया की मार्केट खा रहा है। ये एक अपराध है। देखिए उत्पादन प्रोडक्शन घरेलू मांग के लिए नहीं है बल्कि वैश्विक बाजार को पाटने के लिए, यानी कि डंपिंग के लिए ऐसा वो कर रहा है। जब घरेलू खपत नहीं होती तो फैक्ट्रियों को चालू रखने के लिए आपको एक्सपोर्ट ही एकमात्र सेफ्टी वॉल्व बचता है और ये जो सेफ्टी वॉल्व है ये ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मामला जाएगा डब्ल्यूटीओ में, चाइना को इसमें घसीटा जाएगा आने वाले समय में। अब देखिए यहां पर क्या है, कच्चा माल अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से लाते हैं, लिथियम वगैरह लाते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि ये चाइना में भी बनता 70% तो इसका है, और युआन वगैरह में उसे खरीदते हैं और उसको फिर क्या करते हैं स्टेप 2 में उसको बनाते हैं, जो भी डिवाइस वगैरह बनाते हैं जैसे सरकारी सब्सिडी दी जाती है और उसको सस्ता बना दिया जाता है। तीसरे चरण में स्टेप में है ओवर प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये जो ओवर प्रोडक्शन है इसको क्या करते हैं
हैं, पूरी दुनिया में क्या है डॉलर कमाने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया की मार्केट को कंजप्ट कर जाते हैं। देखिए इरा चाइना शॉक 1 में जैसे आप देखिए लो टेक वाले जो खिलौने हैं, कपड़े हैं, फर्नीचर है, ये जब WTO के अंदर इसको शामिल किया गया था चाइना को, उस समय पर इस तरीका का जो सेक्टर है उसको ये पूरी तरीका से खा गए थे। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीका से डंपिंग चल रही है तो पूरी दुनिया से जो हाईटेक सेक्टर है, ईवी हो गया या फिर बैटरीज हो गया, रोबोटिक्स हो गया, AI हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये दुनिया के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इसको पनपने ही नहीं देंगे। तो इसलिए और जो हो भी है उन्हें भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर दुनिया का जो है 4% था, अब आगे देखो ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर अभी कितना है चाइना का, 15 से 16% है। यही मैंने बताया कि ये आने वाले समय में आपको धीरे धीरे वापस आता दिखाएगा। कारण क्या है, अब ये WTO में जाएगा। वैश्विक प्रभाव, पश्चिमी देशों में पुरानी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और वहीं देखिए यहां पर वैश्विक प्रभाव है, पश्चिमी देशों के जो कोर टेक कंपनीज हैं उनको इन्होंने अस्तित्व पर सीधा निशाना साध दिया है। G7 और EU की दहशत, अब देखिए यहां पर अब जो G7 और जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो चाइना शॉक 2.0 की ओर इशारा कर रहे हैं और एक अलार्म मोड पर चले गए हैं, तो WTO में ये जाने वाले हैं। उसके बाद आता है टैरिफ वार चलेगा। चीन के $1 ट्रिलियन से अधिक के ट्रेड सरप्लस को रोकने के लिए भारी भारी टैरिफ्स इन पर लगाए जाएंगे। आप देख रहे हैं अमेरिका तो इसके लिए पहले से कर रहा है। और फिर आती है पॉलिसी शिफ्ट, ट्रंप युग के आक्रामक टैरिफ से लेकर बाइडेन युग की सोची समझी व्यापारिक घेराबंदी चाइना की शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में समस्या आने वाली है क्योंकि इंटेंशन गलत है। इसीलिए वर्तमान स्थिति यह है कि आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 35% हिस्सा केवल चीन से आता है और देखिए यहां पर भविष्य का अनुमान है 2030 तक ये 35 होकर के 45 हो जाएगा अगर हमने इसको नहीं रोका तो इसके लिए आप आने वाले समय में बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे दुनिया के अंदर। तो ये मत समझ लेना कि ये तो कोई स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये पूरा है। आप देखिए ये सब बन रहा है। इसलिए चाइना +1 की जो नीति है उस पर कार्य हो रहा है। दुनिया रातों रात चीन को रिप्लेस नहीं कर सकती, इसीलिए नए विकल्पों का निर्माण है और नए विकल्प में होता है इंडिया का राइज, यानी कि भारत का राइज है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टॉप 5 में शामिल हो चुका है। भारत का मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी मैंने बताया था कि $781 बिलियन का ट्रेड हम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में $1 ट्रिलियन का ये हमारा होने वाला है, ये लक्ष्य है। क्योंकि इसके अंदर है हमारा 17.5% का ग्रोथ रेट है, यानी कि बढ़ोतरी कितने से 17.5% से है और ये अभी कितना है 781 है। तो हम जल्दी 1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएंगे। अब देखिए पिछले 10 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ऐतिहासिक रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा हमने पिछले 10 वर्षों में, आप सोचिए 2014 के बाद में मोबाइल और सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत सबसे मजबूत विकल्प बनकर के उभरा है। और इसके लिए तो मैंने कितनी वीडियो बनाई, पूरी श्रृंखला बनाई हुई है कि भारत ने किस तरीका से एक सप्लाई चेन निर्माण की है और फैब्रिकेशन से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के सारे के सारे अपने देश के अंदर ही उत्पादन किए हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा लेक्चर और बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।